हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। आज हम लोग यहाँ पर अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। तो ये है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3। हमने अपने लास्ट दो पार्ट्स में देखा कि कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशंस ग्रो हुए, कैसे वो इवॉल्व हुए। हमने साथ में तिब्बत की इंडिया की पॉलिसी देखी और हमने वहाँ पर देखा कि कैसे यहाँ पर दलाई लामा जी वहाँ से फ्ली करके इंडिया में आते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने इंडिया चाइना रिलेशंस को डिसाइड किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और मैं या कोई भी जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में सोचता है तो सबसे पहले जो उसके दिमाग में आता है वो है कश्मीर। ये वर्ड, ये स्टेट, ये टेरिटरी कंटेंशियस रही है सिंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जहां पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने ही क्लेम किया है। हमने जैसे अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि कैसे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद और कश्मीर ये ऐसे थे जिन्होंने अपना डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया था। बट हैदराबाद को हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पार उसको इंटीग्रेट किया इन द इंडिया। बट कश्मीर के साथ क्या हुआ, कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस के थ्रू अटैक किया तो वहाँ के जो लीडर थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बनने का डिसीजन लिया। और उस दिन से ही कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। बट ये चीज़ क्या है, पाकिस्तान को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एट वेरी स्टार्टिंग ओनली 1947 में ही इंडिया के साथ आर्म्ड स्ट्रगल में क्या किया, यहाँ पर खुद को इन्वॉल्व कर लिया। और सिंस देन टिल टुडे ये स्ट्रगल्स चलते आ रहे हैं और हमें यहाँ पर देखना है कि ये स्ट्रगल्स किन किन फैक्टर से मोटिवेटेड रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, एक टेरिटोरियल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक प्राइड का कॉन्फ्लिक्ट है। ऑल दो इसमें पाकिस्तान के सारे ही क्लेम्स इलीगल हैं, क्योंकि हमने कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनको अपनी कंट्री के साथ इंटीग्रेट किया था। इस कॉन्फ्लिक्ट के होने के बावजूद भी, ये चीज हमें आपको ध्यान में रखना है, इस कॉन्फ्लिक्ट के होने के बावजूद भी काफी सालों तक, नियर अबाउट 1960 तक, 1965 तक, 1971 तक इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। ये बुरे कब से होना स्टार्ट हुए, सिंस 1965 में। ठीक है, क्या हुआ हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 1947 के बाद, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी पाकिस्तान के साथ काफी एक सक्सेसफुल ट्रीटी बना करके रखी। और ये ट्रीटी किस बारे में थी, ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, IWS। ये क्या थी, एक इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अंदर क्या था, हमें पता है कि कैसे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा इंडियन स्टेट है और जो पाकिस्तान है, इन दोनों ही कंट्रीज से क्या है, एक रिवर जाती है, इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो इंडस रिवर का वाटर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, फॉर दियर पॉपुलेशन। जो इंडिया की पॉपुलेशन है हमारे उस एरिया की, और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, ये हैविली डिपेंडेंट है फॉर दियर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑन द इंडस रिवर। हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली वर्ल्ड बैंक की हेल्प, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के थ्रू पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। और वो इंडस वाटर ट्रीटी टिल टुडे बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर है क्या। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया है कि किन रिवर्स का वाटर कौन सी कंट्री यूज करेगी डोमिनेंटली। ठीक है, डोमिनेंटली क्यों यूज किया मैंने वर्ड, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनका वाटर को ज्यादा पोर्शन यूज करने का राइट यहाँ पर इंडिया के पास है, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनके वाटर को ज्यादातर पोर्शन में यूज करने का राइट पाकिस्तान के पास है। इसका मतलब जिन रिवर्स पर इंडिया के पास राइट कम है उन पर इंडिया डैम्स नहीं बना सकता। अगर बनाएगा भी तो ऐसे डैम्स बनाएगा जो कि वाटर के फ्लो को ज्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 1965 तक। 1965 के पहले क्या हुआ, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा। इन 1962 इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट एक वॉर लूज कर दी। और ये वॉर में क्या हुआ, हमें अक्साई चिन नाम का जो एरिया है, जो हमें देखा था कि लद्दाख वाला एरिया है जहाँ पर टिल टुडे चाइना का क्लेम है, चाइना का ऑक्यूपेशन है, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि क्योंकि 3 साल पहले ही इंडिया ने एक वॉर लूज की है
और उस समय इंडिया का वॉर लूज करने के बाद क्या हुआ, इंडिया का मोरल डाउन हो गया, एक इंडिया का एक इमेज बनाया गया एज अ वीक कंट्री। ठीक है, तो इनको एक ऐसा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया विद इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो गुजरात का एरिया है, रण ऑफ कच्छ का, ठीक है, साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, यहां से इन लोगों ने दो फ्रंट, डबल फ्रंट वॉर इन्होंने स्टार्ट कर दी। साथ ही में हमने देखा था कि कुछ ईयर्स पहले हमारे जो लीडर थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर एक नए लीडर, एक नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे सामने, लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी इमेज जानबूझकर ऐसी क्रिएट की जा रही थी कि ये काफी एक नर्म यहाँ पर लीडर हैं, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा स्टॉन्च, बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजंस नहीं लेते हैं। बट यहाँ पर एडवर्स टू दैट इमेज, जो इनकी इमेज बनाई गई थी, उसके विपरीत जाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, यहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव यहाँ पर ऑर्डर्स दिए। इट मीन्स हमने यहाँ पर बोला कि आप भी उनके ऊपर अटैक कीजिए, और एक हमने यहाँ पर अपना अटैक किया और इंडियन ट्रूप्स ने क्या किया, अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि काफी जल्दी ही इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, वो जो लाहौर इनकी सिटी है, आप लोग देखोगे पाकिस्तान के मैप में, ये बॉर्डर के पास एक सिटी है, उसके आउटस्कर्ट्स मतलब उसके बाहर के एरियाज तक पहुंच गए। ये क्लियरली इंडिया की विनिंग सिचुएशन को दिखा रही थी। और इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे फिर एक ताशकंद अग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, इस ताशकंद अग्रीमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आपस में ये कहते हैं कि अब हम लोग पीस स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश वॉर 1971। ठीक है, सिर्फ 6 साल ही हुए थे जब पाकिस्तान को एक बहुत ही ज्यादा डिफीट का सामना करना पड़ा था। ये ऑल्दो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 6 साल ही हुए थे, बट इंडिया को आप क्या देख रहे हो, सिंस 1 डिकेड, इट मींस सिंस 1962, एक ऐसी कंट्री जिसका अभी अभी इंडिपेंडेंस हुआ है, जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है, मुश्किल से उसके सामने 12-15 साल हुए आज़ादी को पाए हुए, उसके पास रिसोर्स का क्रंच था। ब्रिटिशर्स ने उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी थी, उनके आर्टिजन्स, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उनको बर्बाद कर दिया था। उस कंट्री को रोका गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पार्ट बनने से, हमारी कंट्री की कॉन्फिडेंस, यूनिटी को हर्ट किया गया था। एक ऐसी कंट्री जिसके पास अपने डेवलपमेंट के लिए भी रिसोर्सेज काफी कम थे, एक ऐसी कंट्री जिसने अपने इन कम रिसोर्सेज को मैनेज करके अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में आगे बढ़ने का डेमोक्रेटिकली फैसला किया, उस कंट्री ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यहाँ पर 12 से 13 सालों के बीच में ही 2 बड़ी वॉर्स देखी होती हैं, और उसके लिए अभी एक वॉर और वेट कर रही थी। वो वॉर थी बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। अब आप लोग कहोगे सर ये वॉर तो इंडिया की थी, फिर यहाँ पर बांग्लादेश का नाम क्यों आता है? अभी समझाते हैं क्यों आता है। एक्चुअली इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ था, वो था बांग्लादेश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पर जाकर के देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ यहाँ पर, तो 2 टेरिटरीज बनी थी। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, इंडिया का पेनिनसुला है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश यहाँ पर आता है, और इधर साइड में देखने को मिलता है पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन कैसे हुआ था कि एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और ये होगा ईस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। अभी इन दोनों ही कंट्रीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए थोड़ा सा इनकी डेमोग्राफी और इनके कल्चर को समझना जरूरी है। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसमें क्या था, ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, पंजाबी पॉपुलेशन थी, बलोच पॉपुलेशन थी। ठीक है, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, इट मींस प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये क्या थे, ये यहाँ पर बांग्ला स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, और इनकी जो यहाँ पर बांग्ला स्पीकिंग लोगों की जो कल्चरल यहाँ पर सिमिलरिटी देखोगे, तो वो जो इंडिया का वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है उससे ज्यादा सिमिलर था। ठीक है, बट यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर हो ये रहा था कि पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, इट मींस दैट टाइम्स वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ के जो रूलर्स हैं ये इनको ऑटोनॉमी नहीं देना चाह रहे थे, ये इनको कल्चरल राइट्स इनके नहीं देना चाह रहे थे, ये इनकी बांग्ला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से क्या है, काफी ज्यादा रिजेंटमेंट था ईस्ट बांग्लादेश में। साथ ही साथ जो ज्यादातर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जो भी यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जा रही थी, वो बनाई जा रही थी ध्यान में रखते हुए दैट टाइम्स वेस्ट पाकिस्तान, इट मींस टुडेस पाकिस्तान। और बांग्लादेश के साथ इससे क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, यहाँ के लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ रहा था। तो यहाँ पर रिजेंटमेंट 1970 का जब यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलता है हमें, तो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, जहां पर क्या देखने को मिलता है, इन दैट टाइम्स वेस्ट पाकिस्तान, तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी इन पाकिस्तान, वो विनर बन के आती है सामने। साथ ही
यहाँ पर 1970 का जो इलेक्शन था, इसमें बांग्लादेश में कौन सी पार्टी निकल करके आती है सबसे बड़ी? वो निकल करके आती है आवामी लीग। अब इस पूरे ही इलेक्शन का यहाँ पर मुद्दा क्या था? कोई भी इलेक्शन होता है, किसी मुद्दे पर लड़ा जाता है। तो मुद्दा ये था कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान को फेडरेशन का यहाँ पर फेडरेशन प्रोवाइड की जाए। इट मीन्स पाकिस्तान एक फेडरेशन होना चाहिए। फेडरेशन के अंदर यहाँ पर 2 ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। इससे क्या होगा, दोनों ही पार्ट ऑफ द फेडरेशन अपने यहाँ पर नीड्स को, अपने जो यहाँ पर कल्चरल यहाँ पर नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे और यूनिटी बनी रहेगी। बट इस पूरे डिमांड को अपोज करते हुए वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया एक्सप्लॉयटेशन, एट्रोसिटीज यहाँ पर स्टार्ट कर दी बांग्लादेश के अंदर अपनी आर्मी के थ्रू। यहाँ के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज की गई, रेप्स जैसे यहाँ पर काफी इंसिडेंट्स आए। इसकी वजह से क्या किया गया, इनके जो लीडर थे, जो यहाँ पर अवामी लीग के लीडर थे, जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान इट मीन बांग्लादेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के अवामी लीग उभरी थी, इनको इनके पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। इससे क्या देखने को मिला, सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट होती है और नियर अबाउट 80 लाख रेफ्यूजीज यहाँ पर बांग्लादेश से निकल करके इंडिया के अंदर आने लगते हैं। हमारी कंट्री खुद ही अपनी ही फूड की जो नीड्स हैं, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसकी नीड्स को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और अचानक से 80 लाख और लोग अगर हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे तो हम इन्हें कैसे यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम इनकी नीड्स को भी फुलफिल करेंगे? कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस हमारी कंट्री के लोगों के लिए थे वो इनकी तरफ डाइवर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये उनको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी जो रिसोर्सेस का क्रंच था उनको। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर काफी नेगोशिएशंस किए कि आप लोग कुछ चीजें करिए, अपना इसको मैनेज करिए, बट ये चीजें अनमैनेजेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिला, पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर हेल्प कर रहा है बांग्लादेशी ट्रूप्स को। ठीक है, और साथ में हमें उस समय जो जियो पॉलिटिक्स अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल की, तो वहां पर क्या हो रहा था, ये तो इंडिया बांग्लादेश की बात हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही थी। वर्ल्ड लेवल पर हो रहा था कि चाइना, यूएस और पाकिस्तान का एक नेक्सस बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने डिसाइड किया था यूएस के साथ जाने का। ठीक है, इस समय एट दैट टाइम इन 1970s। ठीक है, इसी दौरान देखने को मिलता है कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट जो उस समय के थे, रिचर्ड निक्सन, इन्होंने एक सीक्रेट विजिट की चाइना की थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, तो इस पूरे नेक्सस को देखते हुए इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी अब एक दूसरे कैंप की हेल्प लेंगे। वो दूसरा कैंप किसका था? वो था यूएसएसआर का। तो 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की। वो ट्रीटी कौन सी थी? वो ट्रीटी थी 1971 की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, इसके अंडर क्या था, बहुत ही सिंपल सा एक क्लॉज था। वो ये था कि अगर कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक होगा तो सोवियत यूनियन इट मींस यूएसएसआर उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इसी के बाद क्या हुआ, अब हम लोग वापस आते हैं अपनी इंडिया पाकिस्तान वाली स्टोरी में। तो इंडिया पाकिस्तान वाली स्टोरी में क्या चल रहा था, कंटिन्यूसली टेंशन हो रहे थे, मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, यहाँ पर नेगोशिएशंस हो रहे थे, बट ये डिप्लोमेटिक जितने भी डिप्लोमेटिक रूट्स थे, ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स ये टूट जाते हैं, इनका कोई रिजल्ट निकल करके आता है। तो यहाँ पर फिर क्या देखने को मिलता है, एक फुल स्केल वॉर होती है इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के थ्रू हमारे पंजाब के एरियाज जो है, हमारे जो वेस्टर्न यूपी राजस्थान के एरिया है, वहां पर जम्मू कश्मीर के एरिया है, वहां पर अटैक करता है। इंडिया भी क्या करता है, इंडिया भी अपने दोनों ही फ्रंट पर यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करता है। इट मीन्स हमने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दिया कि आप वेस्टर्न फ्रंट, इट मीन्स जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहां पर भी आप वॉर स्टार्ट कीजिए, वहां पर भी आप एग्रेशन स्टार्ट कीजिए। और जो प्रेजेंट डे यहाँ पर बांग्लादेश है, इट मीन्स दैट टाइम्स ईस्टर्न फ्रंट, यहाँ पर भी आप वॉर स्टार्ट कीजिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि 90,000 शोल्डर्स यहाँ ये सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, सरेंडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश के अंदर उनकी लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट था। बांग्लादेश की पॉपुलेशन हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही थी, हमें यहाँ पर हर तरह से कोऑपरेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया ही एक ऐसा नेशन है जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर लेकर के जा सकता है। इंडिया ने क्या किया, बहुत ही रैपिडली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपनी आर्मी को मूव कराया। हम वहां पर ढाका को सराउंड, जो उनका कैपिटल था, उसको हमने घेर लिया और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया।
और ये यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि ये जो सरेंडर था 90,000 सोल्जर्स का पाकिस्तान के, ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। इट मीन्स आज तक इतनी बड़ी तादाद में किसी भी आर्मी ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, तो इसकी ये क्या है इंपॉर्टेंस थी इस वॉर की। एंड इसके बाद सरेंडर के बाद क्या होता है, बांग्लादेश का जन्म होता है। इट मीन्स बांग्लादेश कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बांग्लादेश यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है और यहाँ पर ये पूरी रिफ्यूजी क्राइसिस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक फोटो है, यहाँ पर ये साइन कर रहे हैं अपना सरेंडर। ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं और ये इंडिया के हैं। हमने इस वॉर को सक्सेसफुली जीता। तो एक कंट्री जिसने 9 साल पहले एक वॉर को हारा था चाइना के अगेंस्ट, जहां पर हमने क्या है अपनी टेरिटरीज को लूज किया था, हमारी कंट्री की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा डाउन हुई थी, हमारी कंट्री की नेशनल इमेज हर्ट हुई थी। वहां पर इस वॉर के बाद इंडिया के इमेज को एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। हमारी जो कंट्री की इमेज है वो बदल जाती है एक बहुत ही ग्रोइंग मिलिट्री पावर के तौर पर। हमारी कंट्री को देखा जाने लगता है एक ऐसी पावर के ऊपर जो कि विद द टाइम अपने आप को खुद को इंप्रूव कर रही है। ठीक है, इससे हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी थी उसको भी यहाँ पर क्या है काफी ज्यादा हेल्प मिली। इट मीन्स लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की वेव आई, लोगों के अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी एक वॉर जीत सकते हैं, वो भी इतनी बड़ी वॉर जहां पर हमने इतना बड़ा सरेंडर करवाया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद यहाँ पर शिमला अग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, ये किसके बीच में साइन होगा, इंदिरा गांधी जी और उस समय के उनके जो काउंटर पार्ट थे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। इसके बाद हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जो इंदिरा गांधी अपने लोकसभा इलेक्शंस 1971 में इंडिया में इलेक्शंस भी हुए थे। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी, तो इनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी पहले ही ज्यादा थी। तो ये 1971 के इलेक्शंस के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो ज्यादा थी पहले से ही, वो इस वॉर के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका हमें देखने को रिजल्ट ये मिलता है कि जैसे 19 यहाँ पर जो हमारे 62 वॉर हुई थी चाइना के साथ, उसके बाद कांग्रेस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डाउन हुई थी और कांग्रेस ने अपने इलेक्शंस भी लूज किए थे स्टेट लेवल पर। तो सेम चीज यहाँ पर होता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपने स्टेट लेवल के इलेक्शंस को जीतना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज एक छोटा सा लेक्चर। अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी और अपने इस पूरे चैप्टर को हम लोग वहां पर कंक्लूड करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। और अगर कोई आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।